भाग 31। चाहे जो हो, लड़ता रहूंगा। मुक्केबाजी के अपने कैरियर के दौरान मैंने पाया कि मैं जिन हैवीवेट बॉक्सरों के खिलाफ लड़ा हूं, उन सब से ज्यादा मुश्किल प्रतिद्वंदी चिंता थी। मैंने महसूस किया कि मुझे चिंता रोकना सीखना चाहिए, वरना चिंता मेरी सारी ऊर्जा को समाप्त कर देगी और मेरी सफलता की संभावना को कम कर देगी। इसलिए धीरे धीरे मैंने अपने लिए एक सिस्टम बनाया। ये रही वो कुछ चीजें जो मैंने की। पहला, रिंग में अपने साहस को बनाए रखने के लिए मैं लड़ाई के दौरान खुद को पेप टॉक देता रहता था। उदाहरण के लिए, हालांकि मैं फर्पो से लड़ रहा था, पर मैं खुद से बार बार कहता रहा, कोई चीज मुझे नहीं रोक सकती, वो मुझे घायल नहीं कर पाएगा, मैं उसके मुक्कों को महसूस नहीं करूंगा, मैं घायल नहीं हो सकता, मैं लड़ता रहूंगा चाहे जो हो। खुद से इस तरह के सकारात्मक वाक्य कहने और सकारात्मक विचार सोचने से मुझे काफी मदद मिली। इसने मेरे मस्तिष्क को इतना व्यस्त रखा कि मुझे चोट का एहसास ही नहीं हुआ। मेरे कैरियर में मेरे होंठ चकनाचूर किए गए हैं, मेरी आंखों में घाव हुआ है, मेरी पसलियां टूटी हैं। फर्पो ने मुझे रस्सियों के बीच से बाहर फेंक दिया था, जिससे मैं एक रिपोर्टर के टाइपराइटर पर जा गिरा और उसे बर्बाद कर दिया। पर मुझे कभी फर्पो का कोई भी मुक्का महसूस नहीं हुआ। सिर्फ एक ही प्रहार था जो मैंने सचमुच महसूस किया। उस रात को जब लेस्टर जॉनसन ने मेरी 3 पसलियां तोड़ी थीं। उस मुक्के से मुझे चोट नहीं पहुंची, लेकिन इसने मेरे सांस लेने को प्रभावित किया। मैं सचमुच ईमानदारी से कह सकता हूं कि मुझे रिंग में लगे किसी और प्रहार का कभी एहसास ही नहीं हुआ। दूसरा, मैंने एक और चीज की। मैंने अपने खुद को याद दिलाया कि चिंता करना व्यर्थ है। मेरी ज्यादातर चिंता बड़े मुकाबलों के पहले प्रशिक्षण के दौरान होती थी। मैं रातों को अक्सर घंटों जागता था, करवटें बदलता था, चिंता करता था और सो नहीं पाता था। मैं इस डर के मारे चिंता करता था कि पहले ही राउंड में अपना हाथ तोड़ लूंगा, या मेरे टखने में मोच आ जाएगी, या मेरी आंख जख्मी हो जाएगी, जिससे मैं अपने मुक्के ठीक से नहीं मार पाऊंगा। इस तनावपूर्ण हालत में मैं बिस्तर से बाहर निकलता था, शीशे में देखता था और अपने आप से चर्चा करता था। मैं खुद से कहता था, तुम उस चीज के बारे में चिंता करके कितनी बड़ी मूर्खता का परिचय दे रहे हो जो कभी नहीं हुई और शायद कभी होगी भी नहीं। जीवन बहुत छोटा है, मुझे सिर्फ कुछ साल और जीना है, इसलिए मुझे जीवन का आनंद लेना चाहिए। मैं खुद से बार बार कहता रहा, कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है सिवाय मेरी सेहत के। कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है सिवाय मेरी सेहत की। मैं खुद को बार बार ये याद दिलाता रहा कि नींद गंवाने और चिंता करने से मेरी सेहत खराब हो जाएगी। मैंने पाया कि जब मैंने कई सालों तक हर रात खुद से ये बातें बार बार कहीं, तो ये आखिरकार मेरी चमड़ी के नीचे घुस गई और अब मैं अपनी चिंताओं को पानी की तरह दूर हटा सकता हूं। तीसरी और सबसे अच्छी चीज जो मैंने की वो थी प्रार्थना। जब मैं किसी मैच की ट्रेनिंग लेता था तो मैं हमेशा दिन में कई बार प्रार्थना करता था। जब मैं रिंग में होता था तो हर राउंड के पहले बजने वाली घंटी के ठीक पहले हमेशा प्रार्थना करता था। इससे मुझे साहस और आत्मविश्वास के साथ लड़ने में मदद मिली। मैं अपने जीवन में प्रार्थना किए बिना कभी नहीं सोया, और मैंने अपने जीवन में भगवान को धन्यवाद दिए बिना कभी भोजन नहीं किया। क्या मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मुझे मिला है? हजारों बार। जैक डेम्सी। अपने को व्यस्त रखें। बचपन में मेरी जिंदगी दहशत से भरी थी। मेरी मां को हृदय रोग था। दिन ब दिन मैं उन्हें चक्कर खाकर जमीन पर गिरते देखती थी। हम सभी को यह डर था कि वो मरने वाली हैं, और मेरा विश्वास था कि जिन छोटी लड़कियों की माएं मर जाती हैं उन्हें सेंट्रल वेस्लियन अनाथालय भेज दिया जाता है, और वो वारंटन मिसौरी में स्थित है जहां हम रहते थे। मैं वहां जाने के विचार से आतंकित थी।
और इसलिए जब मैं 6 साल की थी मैं लगातार प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेहरबानी करके मेरी मम्मी को जिंदा रखना जब तक मैं इतनी बड़ी ना हो जाऊं कि मुझे अनाथालय न जाना पड़े। 20 साल बाद मेरे भाई मैनर को एक भयानक चोट लगी और 2 साल बाद मरने से पहले तक उसे असहनीय दर्द का सामना करना पड़ा। वो अपना भोजन खुद नहीं कर सकता था, वो करवट भी नहीं बदल सकता था। उसके दर्द को कम करने के लिए मुझे उसे 24 घंटे हर 3 घंटे बाद मॉर्फिन के इंजेक्शन देने पड़ते थे। मैंने ये 2 साल तक किया। उस समय वॉरेंटन मिसौरी के सेंट्रल वेस्लियन कॉलेज में संगीत पढ़ा रही थी। जब पड़ोसी मेरे भाई की दर्द भरी चीखें सुनते थे तो वो कॉलेज में मुझे फोन कर देते थे और मैं अपनी संगीत की क्लास छोड़कर घर की तरफ भागती थी ताकि उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दूं। हर रात जब मैं बिस्तर पर जाती थी तो अपनी अलार्म घड़ी में 3 घंटे बाद का अलार्म भर लेती थी ताकि उसे इंजेक्शन देने के लिए वक्त पर उठ जाऊं। मुझे याद है कि ठंड की रातों में मैं दूध की एक बोतल खिड़की के बाहर रख देती थी जहां वो जम जाती थी और एक तरह की आइसक्रीम में बदल जाती थी जिसे खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब अलार्म बजता था तो उठने के लिए खिड़की के बाहर रखी यह आइसक्रीम एक अतिरिक्त आकर्षण बन जाती थी। इन सभी समस्याओं के बीच मैंने 2 कार्य किए जिन्होंने मुझे आत्मदया में डूबने, चिंता करने और द्वेष की वजह से कटु जीवन जीने से बचाया। पहली चीज, मैं 12 से 14 घंटे तक संगीत सिखाकर खुद को व्यस्त रखती थी। इसलिए मेरे पास अपनी समस्याओं के बारे में सोचने के लिए बहुत कम समय बचता था। और जब मैं खुद की हालत पर अफसोस करने के लिए लालायित होती थी तो खुद से बार बार कहती थी, देखो, अगर तुम चल सकती हो, अपना पेट भर सकती हो और असहनीय दर्द से बची हुई हो तो तुम्हें दुनिया की सबसे सुखी महिला होना चाहिए। चाहे जो हो, जब तक तुम जिंदा रहो इस बात को कभी मत भूलो। कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने निश्चय किया कि मैं हमेशा अपनी नई नियामतों के लिए कृतज्ञ रहूंगी। यही नहीं, मैं कृतज्ञता का अचेतन और सतत नजरिया विकसित करने का हर संभव प्रयास करूंगी। हर सुबह मैं जागती थी तो भगवान को धन्यवाद देती थी कि मैं बिस्तर से बाहर निकल सकती थी और नाश्ते की मेज तक जाकर नाश्ता कर सकती थी। मैंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि मुसीबतों के बावजूद मैं वॉरेंटन मिसौरी की सबसे सुखी महिला बनकर दिखाऊंगी। शायद मैं उस लक्ष्य को हासिल करने में सफल नहीं हो पाई, परंतु मैं अपने गृह नगर में सबसे कृतज्ञ युवती बनने में जरूर सफल हुई। और शायद मेरे बहुत कम सहयोगी उतनी कम चिंता करते होंगे जितनी कम चिंता मुझे होती है। मिसौरी की इस संगीत अध्यापिका ने इस पुस्तक में बताए गए 2 सिद्धांतों को अपनाया। वो इतनी व्यस्त रहीं कि उनके पास चिंता करने की फुर्सत ही नहीं थी और उन्होंने अपनी नियामतों को गिना। यही तकनीक आपकी भी मदद कर सकती है। कैथलीन हॉल्टर। पेट तूफान की तरह ऐंठ रहा था। मैं कई सालों से कैलिफोर्निया में ब्रदर स्टूडियो के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में खुशी खुशी कार्य कर रहा था। मैं एक यूनिटमैन और फीचर राइटर था। मैं वार्नर ब्रदर्स के सितारों के बारे में अखबारों और पत्रिकाओं में लेख लिखता था। अचानक मुझे प्रमोशन मिल गया। मुझे असिस्टेंट पब्लिसिटी डायरेक्टर बना दिया गया। दरअसल यह प्रशासनिक नीति का परिवर्तन था और मुझे एक रौबदार पदनाम दे दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इसकी वजह से मुझे एक भव्य ऑफिस मिला जिसमें एक निजी रेफ्रिजरेटर, 2 सेक्रेटरी और 75 लेखकों, एक्सप्लॉइटर्स तथा रेडियो कर्मियों के स्टाफ का पूरा प्रभार शामिल था। मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ। मैं सीधे बाजार गया और एक नया सूट खरीद लिया। मैंने गरिमापूर्ण ढंग से बोलने की कोशिश की। मैंने फाइलिंग सिस्टम बनाए, विश्वास के साथ निर्णय लिए और जल्दबाजी भरे कार्य किए। मुझे विश्वास था कि वार्नर ब्रदर्स की पूरी पब्लिक रिलेशंस नीति मेरे कंधों पर टिकी हुई थी। मैंने महसूस किया कि बेट डेविस, ओलिविया डे हैविलैंड, जेम्स कैग्नी, एडवर्ड जी रॉबिन्सन, एरॉल फ्लिन, हेम्फ्र बोगार्ट, एन शेरिडन, एलेक्सिस स्मिथ और एलन हेल जैसे प्रख्यात सितारों की निजी और सार्वजनिक जिंदगियां पूरी तरह से मेरे हाथों में थीं।
1 महीने से भी कम समय में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पेट में अल्सर हो गया था, शायद कैंसर। उस समय मेरी प्रमुख युद्ध गतिविधि ये थी कि मैं वॉर एक्टिविटीज कमिटी ऑफ द स्कीन पब्लिसिस्ट्स गिल्ड का चेयरमैन था। मुझे ये कार्य करना अच्छा लगता था। मुझे गिल्ड की बैठकों में अपने दोस्तों से मिलना अच्छा लगता था, परंतु ये बैठकें मेरे लिए आतंक का कारण बन गई। हर मीटिंग के बाद मैं बुरी तरह बीमार हो जाता था। अक्सर मुझे घर जाते समय रास्ते में अपनी कार रोकनी पड़ती थी और खुद को संभालना पड़ता था ताकि मैं ठीक तरह से कार चला सकूं। करने के लिए इतने सारे कार्य थे और इन्हें करने के लिए कितना कम समय था। यह सब बेहद जरूरी था और दुखद बात यह थी कि मैं इसे कर नहीं पा रहा था। मैं पूरी तरह सच बोल रहा हूं, यह मेरे पूरे जीवन की सबसे दर्दनाक बीमारी थी। मेरी आंतों में हमेशा ऐंठन रहती थी, मेरा वजन कम हो गया, मेरी नींद गायब हो गई, दर्द लगातार होता था। इसलिए मैं अतिरिक्त चिकित्सा के एक प्रसिद्ध डॉक्टर के पास गया। एडवर्टाइजिंग लाइन के व्यक्ति ने मुझे उसके पास जाने की सलाह दी थी। उसका कहना था कि इस डॉक्टर के कई मरीज एडवर्टाइजिंग लाइन के थे। डॉक्टर ने मुझसे बहुत कम बात की। उसने सिर्फ इतना पूछा कि मुझे कहां दर्द होता है और मैं क्या कार्य करता हूं। मेरी बीमारियों से ज्यादा रुचि उसने मेरी नौकरी में दिखाई, परंतु मुझे जल्दी ही राहत मिल गई। 2 सप्ताह तक हर दिन उसने मुझे हर परिचित परीक्षण लिख दिया। मेरी जांच की गई, एक्सरे किया गया, फ्लोरोस्कोप किया गया। आखिरकार उसने मुझे मिलने और फैसला सुनाने के लिए बुलवाया। उसने पीछे टिकते हुए कहा, मिस्टर शिप, बहुत सारे परीक्षण करवा लिए हैं। वो सब पूरी तरह आवश्यक थे। हालांकि मैं निश्चित रूप से अपने पहले परीक्षण के बाद ही जान गया था कि आपके पेट में अल्सर नहीं था, परंतु मैं ये भी जानता था कि आप जिस तरह के आदमी हैं और आप जिस तरह का कार्य करते हैं, उसकी वजह से आपको तब तक मेरी बात पर यकीन नहीं होगा जब तक कि मैं आपको प्रत्यक्ष ना दिखा दूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। उसने मुझे चार्ट और एक्सरे दिखाए और उनका मतलब समझाया। उसने मुझे दिखाया कि मुझे अल्सर नहीं था। डॉक्टर ने कहा, अब हालांकि इसमें आपका बहुत पैसा खर्च हुआ है, परंतु यह आपके लिए फायदेमंद ही रहा है। यह रहा इलाज, चिंता मत करो। अब मेरे प्रतिरोध करने से पहले ही उसने मुझे रोक दिया। अब मुझे एहसास है कि आप इस इलाज को तत्काल नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको एक बैसाखी देता हूं। ये रही कुछ गोलियां, इनमें बेलेडोना है। आप जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं। जब ये गोलियां समाप्त हो जाएं तो वापस आ जाइएगा, मैं आपको और गोलियां दे दूंगा। इनसे आपको नुकसान नहीं होगा, परंतु ये आपको हमेशा शांत कर देंगी। परंतु याद रखिए, आपको इनकी जरूरत नहीं है। आपको तो बस इतना करना है कि चिंता करना छोड़ दें। अगर आप दोबारा चिंता करना शुरू करते हैं तो आपको दोबारा यहां आना पड़ेगा और मैं दोबारा आपसे तगड़ी फीस लूंगा। यह कैसा रहेगा? काश मैं कह सकता कि इस सबक ने उसी दिन मुझ पर असर डाला और मैंने तत्काल चिंता करना छोड़ दिया, पर मैं ऐसा कर नहीं पाया। जब भी मुझे लगता था कि मैं चिंता करने वाला हूं, मैं गोलियां ले लेता था। यह सिलसिला कई सप्ताह तक चला। गोलियों से फायदा होता था, मैं तत्काल बेहतर महसूस करने लगता था, परंतु इन गोलियों को लेना मुझे मूर्खतापूर्ण लगता था। मैं शारीरिक रूप से बड़ा आदमी हूं। मैं लगभग उतना ही लंबा हूं जितने अब्राहम लिंकन थे और मेरा वजन लगभग 200 पाउंड है। फिर भी मैं अपने आप को आराम पहुंचाने के लिए छोटी सफेद गोलियां ले रहा था। जब मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मैं गोलियां क्यों ले रहा था, तो मुझे सच्चाई बताने में बहुत संकोच होता था। धीरे धीरे मैंने खुद पर हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा, देखो कैमरॉन शिप, तुम किसी मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहे हो। तुम खुद को और अपने तुच्छ कामों को बहुत बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहे हो। बेट डेविस, जेम्स कैग्नी और एडवर्ड जी रॉबिन्सन दुनिया भर में मशहूर थे इससे पहले कि तुमने उनके प्रचार का कार्य संभाला, और अगर तुम आज रात मर गए तो वार्नर ब्रदर्स और उनके सितारे तुम्हारे बिना भी कार्य चला लेंगे।
आइजनहॉवर, जनरल मार्शल, मैकार्थर, जिमी डूलिटल और एडमिरल किंग को देखो, वो बिना गोलियां लिए युद्ध कर रहे हैं, और एक तुम हो जो बिना सफेद गोलियां लिए स्कीन पब्लिसिस्ट्स गिल्ड की बार एक्टिविटीज कमेटी के चेयरमैन का कार्य भी नहीं कर सकते, क्योंकि सफेद गोलियों के बिना तुम्हारा पेट कशिश के तूफान की तरह ऐंठता रहता है। गोलियों के बिना जीने में गर्व का अनुभव करना शुरू किया। कुछ समय बाद मैंने गोलियों को नाली में फेंक दिया और हर रात डिनर से पहले एक झपकी लेने के लिए घर लौटना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। मैं उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं गया, परंतु मैं उसका कृतज्ञ हूं। हालांकि उस समय मुझे उसकी फीस बहुत तगड़ी लगी थी। उसने मुझे खुद पर हंसना सिखाया। लेकिन मैं सोचता हूं कि उसने जो सचमुच चतुराई भरा कार्य किया था वो ये था कि वो मुझ पर नहीं हंसा था, और उसने मुझसे ये नहीं कहा था कि मेरे पास चिंता करने की कोई वजह नहीं है। उसने मुझे गंभीरता से लिया। उसने मुझे अपनी लाज रखने का मौका दिया। उसने मुझे एक छोटे बक्से से बाहर निकलने का मौका दिया। पर वो जानता था, जो मैं अब जानता हूं, कि इलाज उन मूर्खतापूर्ण छोटी गोलियों में नहीं था। इलाज तो मेरे मानसिक नजरिए के बदलाव में था। इस कहानी की शिक्षा यह है कि जो लोग इस समय बेहतर अनुभव करने के लिए गोलियां ले रहे हैं, उन्हें खंड 7 सुनने और आराम करने से लाभ होगा। कैमरून शिप। आज का काम आज करो। कुछ साल पहले मैं पेट के भयानक दर्द से पीड़ित था। मैं हर रात 2-3 बार उठ जाता था और इस भयानक दर्द की वजह से सो नहीं पाता था। मैंने अपने पिता को आमाशय के कैंसर से मरते देखा था, और मुझे डर था कि मुझे भी आमाशय का कैंसर था, या कम से कम पेट में अल्सर तो थे ही। मैं परीक्षण के लिए एक क्लिनिक में गया। एक प्रसिद्ध आमाशय विशेषज्ञ ने फ्लोरोस्कोप से मेरी जांच की और मेरे पेट का एक्सरे लिया। उसने मुझे नींद की गोली दी और यह आश्वासन भी दिया कि मुझे आमाशय का अल्सर या कैंसर नहीं था। उसने कहा कि मुझे भावनात्मक तनाव की वजह से दर्द होता था। चूंकि मैं एक पादरी था, इसलिए उसका पहला सवाल था, क्या आपके चर्च बोर्ड में कोई बूढ़ा सनकी है? उसने मुझे वो बताया जो मैं पहले से ही जानता था। मैं बहुत ज्यादा कार्य करने की कोशिश कर रहा था। हर रविवार को अपने प्रवचन के अलावा और चर्च की अन्य गतिविधियों के अलावा रेड क्रॉस का चेयरमैन भी था, किवालिस का प्रेसिडेंट भी। मैं हर सप्ताह 2 या 3 अंत्येष्टि करता था और बहुत सी अन्य गतिविधियां भी। मैं लगातार दबाव में कार्य करता था। मैं कभी आराम नहीं कर पाता था। मैं हमेशा तनावग्रस्त, चिड़चिड़ा और जल्दबाजी में रहता था। मैं उस बिंदु पर आ गया जहां मैं हर चीज के बारे में चिंता करने लगा। मैं सतत यातना में रहने लगा। मुझे इतना दर्द था कि मैंने खुशी खुशी डॉक्टर की सलाह पर अमल किया। मैंने हर सप्ताह सोमवार का अवकाश लिया और अपनी बहुत सी जिम्मेदारियों और गतिविधियों को कम करना शुरू किया। एक दिन जब मैं अपनी मेज साफ कर रहा था, तो मेरे मन में एक ऐसा विचार आया जो बहुत फायदेमंद साबित हुआ। मैं उन प्रवचनों पर पुराने नोट्स का संग्रह देख रहा था और अतीत के मसालों पर कागज भी जो अब गुजर चुके थे। मैंने उन्हें एक एक करके फाड़ा और रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अचानक मैं रुका और मैंने खुद से कहा, बिल, जो कार्य तुम इन कागजों के साथ कर रहे हो, वही कार्य तुम अपनी चिंताओं के साथ क्यों नहीं करते? तुम कल से समस्याओं की चिंताओं को फाड़कर उन्हें रद्दी की टोकरी में क्यों नहीं डाल देते? इस एक विचार ने मुझे तत्काल प्रेरणा दी। ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। उस दिन के बाद से मैंने ये नियम बना लिया कि जिन समस्याओं के बारे में मैं अब कुछ नहीं कर सकता, उन समस्याओं को रद्दी की टोकरी में फेंक दूं। फिर एक दिन जब मेरी पत्नी बर्तन धो रही थी और मैं उन्हें सुखा रहा था, तो मेरे मन में एक और विचार आया। बर्तन धोते समय मेरी पत्नी गुनगुना रही थी और यह देखकर मैंने खुद से कहा, देखो बिल, तुम्हारी पत्नी कितनी खुश है।
हमारी शादी को 18 साल हो चुके हैं और वो तभी से हमेशा बर्तन धो रही है। मान लो जब हमारी शादी हुई थी तब उसने भविष्य में देखा होता और उसे वो सारे बर्तन दिखते जो उसे अगले 18 सालों में धोने थे। गंदे बर्तनों का वो ढेर निश्चित रूप से किसी खलिहान से बड़ा होता। ये विचार किसी भी महिला का होश उड़ा सकता था। तब मैंने खुद से कहा, तुम्हारी पत्नी को बर्तन धोने से सिर्फ इसलिए दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो एक बार में सिर्फ एक दिन के बर्तन धोती है। मैं समझ गया कि मेरी समस्या क्या थी। मैं आज के और गुजरे हुए कल के बर्तन धोने की कोशिश कर रहा था, और वो बर्तन भी जो अभी गंदे हुए ही नहीं थे। मैंने देखा कि मेरा व्यवहार कितना मूर्खतापूर्ण था। मैं रविवार की सुबह चर्च में खड़े होकर लोगों को बताता था कि किस तरह जीना चाहिए, जबकि मैं खुद तनाव, चिंता और हड़बड़ी का जीवन जी रहा था। मुझे खुद पर शर्म आई। अब मुझे चिंताओं से कोई कष्ट नहीं होता। पेट का दर्द अब गायब हो चुका है, अनिद्रा भी जा चुकी है। अब मैं बीते हुए कल की चिंताओं को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देता हूं, और मैंने आने वाले कल के गंदे बर्तन को आज धोने की कोशिश करना भी बंद कर दिया है। क्या आपको वो वाक्य याद है जो इस पुस्तक में पहले दिया गया है? आने वाले कल का बोझ अगर गुजरे हुए कल के बोझ में जोड़ दिया जाए और उसे आज उठाने की कोशिश की जाए तो शक्तिशाली से शक्तिशाली मनुष्य भी लड़खड़ा जाएगा। तो फिर इसकी कोशिश ही क्यों की जाए? रेवरेंड विलियम वुड। उत्तर मिल गया। 1943 में मैं एल्बकर्क, न्यू मैक्सिको में वेटरन्स हॉस्पिटल में 3 टूटी पसलियों और फेफड़े में हुए छेद के साथ आया। हवाई आइलैंड से दूर मेरीन एम्फीबियस लैंडिंग की प्रैक्टिस के दौरान यह हादसा हुआ था। मैं नाव से बीच पर कूदने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी एक बड़ा ब्रेकर आया। उसने नाव को उठाकर मेरा संतुलन गड़बड़ा दिया और मुझे रेत में पटक दिया। मैं इतने जोर से गिरा कि मेरी एक टूटी पसली मेरे दाहिने फेफड़े में घुस गई और उसमें छेद हो गया। अस्पताल में 3 महीने बिताने के बाद मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा सदमा लगा। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मुझ में कोई सुधार नहीं हुआ था। थोड़े गंभीर चिंतन के बाद मैंने अनुमान लगाया कि चिंता मुझे ठीक होने से रोक रही थी। मैं बहुत सक्रिय जीवन जीने का आदी था, लेकिन इन 3 महीनों के दौरान मैं 24 घंटे अपनी पीठ पर लेटा रहता था और सोचने के सिवाय कुछ नहीं करता था। मैं जितना सोचता था उतना ही चिंतित होता था। मुझे इस बात की चिंता थी कि क्या मैं कभी दुनिया में अपनी जगह वापस ले पाऊंगा। मैं चिंता करता था कि कहीं मुझे पूरी जिंदगी अपंग की तरह तो नहीं गुजारनी पड़ेगी, और इस बारे में भी कि क्या मैं कभी शादी कर पाऊंगा और सामान्य जीवन जी पाऊंगा। मैंने डॉक्टर से आग्रह किया कि वो मुझे अगले वार्ड में रख दें, जिसे कंट्री क्लब कहा जाता था, क्योंकि मरीजों को वहां पर उनकी मर्जी का कोई भी कार्य करने की छूट थी। इस कंट्री क्लब वार्ड में मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज में रुचि लेने लगा। मैंने इसे सीखने में 6 सप्ताह लगाए, जिस दौरान मैं दूसरे लोगों के साथ ब्रिज खेला और मैंने ब्रिज पर कल्वर्टसन की पुस्तकें पढ़ी। 6 सप्ताह बाद मैं अस्पताल में बचे हुए दिनों में हर शाम खेलता था। मैं ऑयल पेंटिंग करने में भी रुचि लेने लगा और मैंने इस कला को एक अध्यापक के मार्गदर्शन में 3 से 5 बजे तक हर दोपहर सीखा। मेरी कुछ पेंटिंग तो इतनी अच्छी थी कि आप बता सकते थे कि मैंने क्या पेंट किया था। मैंने सोप और वुड कार्विंग पर भी अपना हाथ आजमाया। इस विषय पर कई पुस्तकें पढ़ीं और मुझे यह विषय बहुत रोचक लगा। मैंने अपने आप को इतना व्यस्त रखा कि मेरे पास अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में चिंता करने का समय ही नहीं था। मुझे रेड क्रॉस द्वारा दी गई मनोविज्ञान पर लिखी पुस्तकें पढ़ने का समय मिला। 3 महीने बाद पूरा मेडिकल स्टाफ मेरे पास आया और उन्होंने मुझे अद्भुत सुधार के लिए बधाई दी। अपने जीवन में मेरे द्वारा सुने गए ये मधुरतम शब्द थे। मैं खुशी के मारे चिल्लाना चाहता था। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मेरे पास करने को कुछ नहीं था और मैं पीठ के बल लेटकर अपने भविष्य के बारे में चिंता कर रहा था,
तो मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। मैं चिंता से अपने शरीर में जहर भर रहा था। टूटी हुई पसलियों में भी कोई सुधार नहीं हुआ। पर जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज खेलकर, ऑयल पेंटिंग करके और वुड कार्विंग करके अपने मस्तिष्क से चिंता को दूर किया, डॉक्टरों ने यह घोषणा कर दी कि मेरी दशा में अद्भुत सुधार हुआ है। मैं अब एक सामान्य स्वस्थ जीवन बिता रहा हूं और मेरे फेफड़े उतने ही स्वस्थ हैं जितने कि आपके। याद रखें, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था, दुखी होने का रहस्य इस बारे में चिंता करने की फुर्सत होना है कि आप खुश हैं या नहीं। सक्रिय रहिए, व्यस्त रहिए। डेल ह्यूज। समय द्वारा समस्याओं को सुलझाना। चिंता ने मेरे जीवन के 10 साल बर्बाद किए। 18 से 28 वर्ष के बीच के वो 10 साल जो किसी भी युवक के जीवन के सबसे लाभदायक और समृद्ध होने चाहिए। मैं अब महसूस करता हूं कि ये वर्ष किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी गलती की वजह से बर्बाद हुए थे। मैं हर चीज के बारे में चिंता करता था। अपनी नौकरी, अपनी सेहत, अपने परिवार, अपनी हीन भावना। मैं इतना डरा हुआ था कि अपने परिचितों से मिलने से बचने के लिए सड़क पार कर लेता था। जब मैं सड़क पर किसी मित्र से मिलता था तो मैं अक्सर ऐसा जताता था जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे नीचा दिखाएगा। मैं अजनबियों से इतना घबराता था, उनके सामने मैं इतना आतंकित हो जाता था कि 2 सप्ताह के दौरान मैंने 3 अलग अलग नौकरियां सिर्फ इसलिए गंवा दी क्योंकि मुझमें उन 3 संभावित नियोक्ताओं को यह बताने का साहस नहीं था कि मैं क्या कर सकता था। फिर 8 साल पहले एक दिन मैंने एक ही दोपहर में अपनी चिंता को जीत लिया और तब से मैं शायद ही कभी चिंतित हुआ हूं। उस दोपहर मैं एक ऐसे आदमी के ऑफिस में बैठा था जिसने मुझसे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना किया था। इसके बाद भी वो बहुत हंसमुख स्वभाव का था। उसने 1929 में दौलत कमाई और हर सेंट गंवा दिया। 1933 में एक बार फिर दौलत कमाई और उसे भी गंवा दिया। उसने 1939 में एक बार फिर दौलत कमाई और उसे भी गंवा दिया। वो दिवालियेपन में जिया, जबकि उसके पीछे दुश्मन तथा कर्जदार हाथ धोकर पड़े थे। जिन मुश्किलों के सामने कुछ लोग टूट जाते हैं और आत्महत्या करने के बारे में विचार करते हैं, वो उसके सामने उसी तरह फिसल गईं जैसे बत्तख की पीठ से पानी। जब मैं ऑफिस में 8 साल पहले उस दिन बैठा तो मुझे उससे ईर्ष्या हुई और मैंने सोचा, काश भगवान ने मुझे भी उसकी तरह बनाया होता। जब हम बात कर रहे थे तो उसने मेरे सामने एक पत्र उछाला जो उसे उस सुबह मिला था और कहा, इसे पढ़ो। यह पत्र गुस्से में लिखा गया था, जिसमें कई परेशान करने वाले सवाल थे। अगर मुझे इस तरह का पत्र मिलता तो मैं चकरगिन्नी बन गया होता। मैंने कहा, बिल, तुम इसका जवाब किस तरह दोगे? बिल ने कहा, देखो, मैं तुम्हें एक छोटा सा रहस्य बताता हूं। अगली बार जब भी आपके पास सचमुच चिंता के लिए कुछ हो तो एक पेंसिल और कागज का टुकड़ा उठाकर बैठ जाएं तथा विस्तार से लिख लें कि आपकी चिंता का कारण क्या है। फिर आप उस कागज को अपनी डेस्क के दाहिने हाथ के नीचे वाले ड्रॉर में रख दें। 2 सप्ताह तक इंतजार करें और इसे दोबारा देखें। आपने जो लिखा है अगर वो अब भी आपको चिंतित करे तो दोबारा इस कागज के टुकड़े को दाहिनी हाथ के नीचे वाले ड्रॉर में रख दें। 2 सप्ताह और इंतजार करें। ये वहां सुरक्षित रहेगा, इसे कुछ नहीं होगा। परंतु इस बीच उस समस्या को बहुत कुछ हो सकता है जो आपको चिंतित कर रही है। मैंने पाया है कि अगर मुझमें धैर्य हो तो मुझे परेशान करने वाली चिंता अक्सर पिचके हुए गुब्बारे की तरह गिर जाएगी। इस सलाह ने मुझ पर बहुत असर डाला। मैं बिल की सलाह पर बरसों से चल रहा हूं और इसके परिणाम स्वरूप मुझे शायद ही कभी किसी बारे में चिंता होती है। समय बहुत सी समस्याओं को सुलझा देता है। समय उस समस्या को भी सुलझा सकता है
जो आज आपको चिंतित कर रही है। ल्यूई टी मॉर्टन जूनियर। बुरे से बुरे का सामना करो। कई साल पहले मैं एक कानूनी मुकदमे में गवाह था, जिस वजह से मैं काफी मानसिक तनाव और चिंता में था। मुकदमा समाप्त होने के बाद जब मैं ट्रेन से घर लौट रहा था तो अचानक भयानक दर्द के कारण गिर गया। हार्ट अटैक। सांस लेना भी असंभव लग रहा था। जब मैं घर आया तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया। मैं बिस्तर में नहीं था। मैं ड्राइंग रूम के सोफे से आगे नहीं जा पाया था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि पादरी वहां पर मौजूद था और अंत्येष्टि की तैयारी करते हुए क्षमादान दे रहा था। मैंने अपने परिवार वालों के चेहरे पर सदमे और दुख के भाव देखे। मैं जानता था कि मेरा खेल समाप्त हो गया। बाद में मुझे यह भी पता चला कि डॉक्टर ने मेरी पत्नी को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि मैं शायद 30 मिनट के भीतर मर जाऊंगा। मेरा हृदय इतना कमजोर था कि मुझे बोलने की कोशिश करने या उंगली हिलाने तक के लिए मना कर दिया गया था। मैं कभी संत नहीं रहा, परंतु मैंने एक चीज सीखी थी, भगवान के साथ बहस ना करना। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, आपकी इच्छा पूरी हो। अगर ये अभी होना है तो आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे ही मैंने इस विचार के सामने समर्पण किया, मुझे पूरी तरह आराम महसूस हुआ। मेरा आतंक गायब हो गया और मैंने खुद से शांति से पूछा कि मेरे साथ इस समय बुरे से बुरा क्या हो सकता था। जाहिर था बुरे से बुरा यह हो सकता था कि दर्द के दौरे दोबारा लौट सकते थे और फिर सब कुछ समाप्त। मैं अपने पिता से मिलने चला जाऊंगा और जल्दी ही शांति प्राप्त करूंगा। मैं उस सोफे पर लेटा रहा और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया, परंतु दर्द नहीं लौटा। आखिर मैंने खुद से पूछना शुरू किया कि अगर मैं इस समय नहीं मरा तो अपने जीवन के साथ क्या करूंगा। मैंने संकल्प किया कि अपनी सेहत हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं खुद को तनाव व चिंता से पीड़ित नहीं होने दूंगा और अपनी शक्ति को दोबारा बनाऊंगा। ये 4 साल पहले की बात है। मैंने अपनी शक्ति को इस हद तक दोबारा बढ़ा लिया है कि मेरे डॉक्टर भी मेरे कार्डियोग्राम में हुए सुधार पर हैरान हैं। मैं अब कतई चिंता नहीं करता। मुझ में जीवन का नया उत्साह है। परंतु मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि अगर मैंने बुरे से बुरे का सामना नहीं किया होता, मेरे सामने खड़ी मौत का, और फिर इसे सुधारने की कोशिश ना की होती, तो मैं शायद आज यहां नहीं होता। अगर मैंने बुरे से बुरे को स्वीकार नहीं किया होता तो मुझे यकीन है कि मैं अपने डर और दहशत की वजह से मर गया होता। मिस्टर रियॉन आज इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उन्होंने जादुई फॉर्मूले में बताए गए सिद्धांत का प्रयोग किया है। बुरे से बुरे का सामना करो। जोसेफ एल रियॉन। तुरंत भुला देना। चिंता एक आदत है, एक ऐसी आदत जिसे मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। मेरा विश्वास है कि चिंता से बचे रहने की मेरी आदत मुख्य रूप से 3 बातों के कारण है। पहली, मैं इतना व्यस्त रहता हूं कि मेरे पास आत्मघाती चिंता में डूबने का समय ही नहीं होता। मेरी 3 गतिविधियां हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में फुल टाइम गतिविधि हो सकती है। मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बड़े समूहों के सामने लेक्चर देता हूं। मैं न्यूयॉर्क सिटी के बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन का चेयरमैन भी हूं। मैं हार्पर एंड ब्रदर्स की प्रकाशक फर्म के आर्थिक और सामाजिक पुस्तक विभाग का प्रमुख भी हूं। इन 3 कामों की लगातार मांग के कारण मेरे पास चिंता करने और चकरघिन्नी बनने का समय नहीं होता। दूसरा, मैं तत्काल भुला देता हूं। जब मैं एक कार्य से दूसरे कार्य की तरफ मुड़ता हूं तो मैं तत्काल उन समस्याओं के सभी विचार तत्काल भुला देता हूं
जिनके बारे में मैं पहले सोच रहा था। एक कार्य से दूसरे कार्य पर जाने से मुझे प्रेरणा और ताजगी मिलती है। इससे मुझे आराम मिलता है। इससे मेरा चिंतन स्पष्ट होता है। तीसरा, जब मैं अपने ऑफिस का दराज बंद करता हूं तो मुझे अपने मस्तिष्क को भी तैयार करना पड़ता है कि वो इन सभी समस्याओं को भुला दे। समस्याएं हमेशा चलती रहती हैं। हर मामले में ऐसी बहुत सी अनसुलझी समस्याएं होती हैं जिनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। अगर मैं इन सब मामलों को हर रात घर ले जाऊं और उनके बारे में चिंता करूं तो मैं अपनी सेहत बर्बाद कर लूंगा और इसके अलावा मैं उन समस्याओं से निपटने की अपनी क्षमता भी बर्बाद कर लूंगा। ऑडवे टीड कार्य करने की 4 अच्छी आदतों में निपुण हैं। क्या आपको याद है वो कौन सी आदतें हैं? ऑडवे टीड: चिंता बंद कर दी तो मरने से बच पाया। मैं प्रोफेशनल बेसबॉल में 63 वर्षों से हूं। जब मैंने पहले खेलना शुरू किया था, यानी 80 के दशक में, तो मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। हम खाली प्लॉट पर खेलते थे और टिन के डिब्बों और कचरे में फेंक दिए गए घोड़े की कॉलर पर लड़खड़ाते थे। जब खेल समाप्त हो जाता था तो हम दर्शकों की तरफ टोप बढ़ाते थे। मुझे मिलने वाली रकम बहुत कम थी, खासकर तब जब मैं अपनी विधवा मां और छोटे भाई बहनों का मुख्य सहारा था। चलते रहने के लिए कई बार बेसबॉल टीम को स्ट्रॉबेरी सपर या क्लैम्बैक का आयोजन करना पड़ता था। मेरे पास चिंता करने के बहुत से कारण थे। मैं इकलौता बेसबॉल मैनेजर हूं जो 7 साल तक लगातार आखिरी स्थान पर रहा है। मैं इकलौता मैनेजर हूं जिसने 8 सालों में 800 मैच हारे हैं। हारने के बाद मैं चिंता करता था और ना मैं कुछ खा पाता था, ना ही सो पाता था। परंतु 25 साल पहले मैंने चिंता करना छोड़ दिया और मुझे सचमुच विश्वास है कि अगर मैंने तब चिंता करना नहीं छोड़ा होता तो मैं बहुत पहले ही कब्र में पहुंच गया होता। जब मैं पलटकर अपने लंबे जीवन को देखता हूं, जब मैं पैदा हुआ था तब लिंकन राष्ट्रपति थे, तो मुझे विश्वास है कि मैं चिंता को जीतने में इसलिए सफल हुआ। पहला, मैंने देखा कि यह बहुत निरर्थक थी। चिंता करने से मैं कहीं नहीं पहुंच रहा था और इससे मेरे करियर के चौपट होने का खतरा भी था। दूसरा, मैंने देखा कि यह मेरी सेहत खराब कर रही थी। तीसरा, मैंने भविष्य में मैच जीतने की योजना बनाने और उस पर अमल करने में खुद को इतना व्यस्त रखा कि मेरे पास हारे हुए मैचों की चिंता करने का वक्त ही नहीं बचा। चौथा, आखिर मैंने एक नियम बनाया कि किसी खिलाड़ी का ध्यान उसकी गलतियों की तरफ 24 घंटे बाद तक न दिलाया जाए। शुरू में तो मैं खिलाड़ियों के साथ ही यूनिफॉर्म पहनता और बदलता था। अगर टीम हार जाती थी तो मुझे खिलाड़ियों की आलोचना करने और उनकी हार पर कटुतापूर्ण बहस करने से खुद को रोकना असंभव लगता था। मैंने पाया कि इससे मेरी चिंताएं ही बढ़ती थीं। दूसरों के सामने किसी खिलाड़ी की आलोचना करने से वो सहयोग नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ उसे कटु बना देता था। हार के तत्काल बाद मेरे लिए खुद पर और अपनी जबान पर काबू रखना कठिन था। इसलिए मैंने ये नियम बनाया कि हार के ठीक बाद खिलाड़ियों से नहीं मिलूंगा। मैं अगले दिन तक उनसे हार के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। उस समय तक मैं ठंडा हो जाऊंगा, गलतियां उतनी बड़ी नहीं दिखेंगी, मैं शांति से अपनी बात कह सकूंगा और खिलाड़ी भी गुस्से में आकर खुद का बचाव करने की कोशिश नहीं करेंगे। पांचवा, मैंने आलोचना करके खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ाने की बजाय प्रशंसा करके उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। मैंने हर एक के लिए कोई ना कोई अच्छी बात कहने की कोशिश की। छठा, मैंने पाया कि जब मैं थका होता था तब मुझे चिंता ज्यादा होती थी। इसलिए मैं हर रात 10 घंटे बिस्तर पर लेटता हूं और हर दोपहर को एक झपकी भी लेता हूं। 5 मिनट की झपकी से भी मुझे बहुत फायदा होता है। और 7वां, मेरा विश्वास है कि सक्रिय बने रहकर मैं चिंताओं से बच पाया हूं।
और अपने जीवन को लंबा कर पाया हूं। मैं 85 वर्ष का हूं, परंतु तब तक रिटायर नहीं होऊंगा जब तक कि मैं पुरानी कहानियां बार बार दोहराने ना लगूं। जब मैं ऐसा करने लगूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं। कॉनी मैक ने चिंता छोड़ने पर कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, इसलिए उन्होंने अपने खुद के नियम बनाए। क्यों ना आप भी ऐसे नियमों की सूची बनाएं जिन्होंने अतीत में आपकी मदद की हो और उन्हें यहां लिखें। कॉनी मैक, बेसबॉल के पितामह। भाग 32। आमाशय के अल्सर और चिंता से मुक्ति। 5 साल पहले मैं चिंतित, निराश और बीमार था। डॉक्टरों का कहना था कि मेरे आमाशय में अल्सर थे। उन्होंने मेरा खान पान तय कर दिया। मैंने दूध पिया और अंडे खाए, जब तक कि उन्हें देखते ही मेरा जी नहीं मचलने लगा। लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने कैंसर पर एक लेख पढ़ा। मुझे लगा कि मुझ में इसका हर लक्षण है। अब मैं चिंतित नहीं था, अब मैं आतंकित था। जाहिर है इसने मेरे आमाशय के अल्सर को आग की तरह भड़का दिया। आखिरी झटका तब लगा जब सेना ने मुझे 24 साल की उम्र में शारीरिक रूप से अनफिट करार दिया। जब मुझे अपनी शारीरिक शक्तियों के चरम पर होना चाहिए था, उस उम्र में मैं स्पष्ट रूप से शारीरिक खंडहर था। मैं अपनी रस्सी के आखिरी सिरे पर था। मुझे आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। हताशा में मैंने यह विश्लेषण करने की कोशिश की कि मैं इस भयानक स्थिति में कैसे आया। धीरे धीरे मुझे सच्चाई का एहसास होने लगा। 2 साल पहले मैं सेल्समैन के रूप में अपने कार्य में सुखी और स्वस्थ था, परंतु युद्ध के समय की शॉर्टेज के कारण मुझे सेलिंग छोड़ने और फैक्ट्री में कार्य करने के लिए विवश होना पड़ा। मुझे फैक्ट्री के कार्य से नफरत थी, और इससे भी बुरी बात यह कि मैं बहुत ही नकारात्मक लोगों के बीच में रह रहा था। वो सबके बारे में बुरा बोलते थे। कुछ भी ठीक नहीं था। वो लगातार कार्य की बुराई करते थे और तनख्वाह, कार्य के घंटों, बॉस और हर चीज को कोसते थे। मैंने महसूस किया कि मैंने अनजाने में ही उनके नकारात्मक नजरिए को आत्मसात कर लिया था। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होना शुरू हुआ कि आमाशय के मेरे अल्सर शायद मेरे खुद के नकारात्मक विचारों और कटु भावनाओं की वजह से हुए हैं। तब मैंने उस कार्य की तरफ वापस लौटने का फैसला किया जो मुझे पसंद था, सेलिंग, और ऐसे लोगों के बीच रहने का भी जिनके विचार सकारात्मक और रचनात्मक हैं। इस फैसले ने शायद मेरी जिंदगी बचा ली। मैंने कोशिश करके उन मित्रों और बिजनेस सहयोगियों को खोजा जो प्रगति के बारे में सोचते थे, सुखी, आशावादी लोग जो चिंता से और अल्सर से भी मुक्त थे। जैसे ही मैंने अपनी भावनाएं बदली, मेरा आमाशय भी बदल गया। थोड़े ही समय में मैं भूल गया कि मुझे कभी अल्सर थे। मैंने जल्दी ही पाया कि आप दूसरों से सेहत, सुख और सफलता भी उतनी ही जल्दी ग्रहण कर सकते हैं जितनी आसानी से आप चिंताएं, कटुता और असफलता ग्रहण कर सकते हैं। ये मेरे द्वारा सीखा गया सबसे महत्वपूर्ण सबक था। मुझे ये बहुत पहले सीख लेना चाहिए था। मैंने दर्जनों बार इसके बारे में सुना और पढ़ा था, परंतु मुझे इसे मुश्किलें उठाकर सीखना पड़ा। अब मुझे एहसास है कि ईसा मसीह के शब्दों का अर्थ क्या था। जैसा कोई व्यक्ति अपने दिल में सोचता है, वैसा ही वो होता है। आर्डन डब्ल्यू शार्प, ग्रीन बे, विस्कॉन्सिन। हरी रोशनी की तलाश में। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक और अपने वयस्क जीवन के दौरान मैं लगातार चिंता करने वाला व्यक्ति था। मेरी चिंताएं बहुत सारी और कई तरह की थीं। कुछ असली थीं, जबकि ज्यादातर काल्पनिक थीं। उन दुर्लभ अवसरों पर जब मुझे लगता था कि मेरे पास चिंता करने के लिए कुछ नहीं है, बस मुझे ये चिंता होने लगती थी कि शायद मैं किसी चीज की तरफ ध्यान देना भूल गया हूं।
फिर 2 साल पहले मैंने एक नई जीवन शैली शुरू की। इसमें अपनी गलतियों के आत्मविश्लेषण की आवश्यकता थी और थोड़े गुणों की भी, स्वयं का खोजपूर्ण और साहसी नैतिक लेखा जोखा बनाने की। इसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि मेरी चिंताओं का कारण क्या था। तथ्य यह था कि मैं सिर्फ आज के लिए नहीं जी पाता था। मैं गुजरे हुए कल की गलतियों पर चिंता करता था और भविष्य से डरता था। मुझे बार बार बताया गया था कि आज ही वो आने वाला कल था जिसके बारे में मैं बीते हुए कल में चिंता कर रहा था। पर इससे मुझे लाभ नहीं हुआ। मुझे 24 घंटों के कार्यक्रम पर रहने की सलाह दी गई। मुझे बताया गया कि आज ही वो इकलौता दिन था जिस पर मेरा नियंत्रण था और मुझे हर दिन अपने अवसरों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। मुझे बताया गया कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं इतना व्यस्त हो जाऊंगा कि मेरे पास किसी और दिन के बारे में चिंता करने की फुर्सत ही नहीं होगी, ना तो बीते हुए कल के बारे में, ना ही आने वाले कल के बारे में। सलाह तार्किक थी, परंतु न जाने क्यों मैंने पाया कि इन विचारों पर अमल करना मुश्किल था। तभी अंधेरे में से अचानक मुझे जवाब मिल गया। और आपको क्या लगता है मुझे यह कहां मिला? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे प्लेटफॉर्म पर 31 मई 1945 को शाम 7 बजे। यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण पल था, इसीलिए यह मुझे इतनी अच्छी तरह याद है। हम वहां कुछ दोस्तों को ट्रेन पर छोड़ने गए थे। वो लोग छुट्टियां मनाकर द सिटी ऑफ एंजेलिस नामक ट्रेन से जा रहे थे। युद्ध अब भी चल रहा था। उस साल बहुत ज्यादा भीड़ थी। अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में चढ़ने की बजाय मैं प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के अगले हिस्से की तरफ टहलता रहा। मैंने 1 मिनट तक चमकते बड़े इंजन को देखा। फिर मैंने पटरियों पर आगे देखा। मुझे एक बड़ा संकेत स्तंभ दिखा। एक पीली रोशनी दिख रही थी। तत्काल ये हरी रोशनी में बदल गई। इंजीनियर तत्काल घंटी बजाने लगा। सब चढ़ जाओ की परिचित आवाज सुनाई दी और कुछ ही सेकंड में वो बड़ी ट्रेन स्टेशन से अपनी 2300 मील की यात्रा पर चल पड़ी। मेरा दिमाग घूमने लगा। अब मेरे पल्ले कुछ पड़ रहा था। मुझे लग रहा था जैसे चमत्कार हो गया। अचानक मुझे सब कुछ समझ में आ गया। इंजीनियर ने मुझे जवाब दे दिया जिसकी मुझे तलाश थी। वो उस लंबी यात्रा पर चल पड़ा था सिर्फ एक हरी रोशनी के सहारे। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं पूरी यात्रा की सभी रोशनियां हरी देखना चाहता। जाहिर है ऐसा होना असंभव है, परंतु मैं अपने जीवन में यही करने की कोशिश कर रहा था। स्टेशन पर बैठकर कहीं नहीं जाकर, क्योंकि मैं ये देखने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि मेरे आगे क्या है। मेरे दिमाग में विचार आते रहे। इंजीनियर उस मुश्किल के बारे में चिंता नहीं कर रहा था जिसका सामना उसे मीलों बाद करना पड़ सकता है। शायद कई बार देर होगी, शायद कई बार धीमी गति से चलना पड़ेगा, पर क्या इसीलिए सिग्नलों का सिस्टम नहीं होता? पीली रोशनी, गति कम करो और आराम से चलो। लाल रोशनी, खतरा सामने है, रुक जाओ। यही तो ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाता है, एक अच्छा सिग्नल सिस्टम। मैंने खुद से पूछा कि मेरे जीवन के लिए मेरे पास एक अच्छा सिग्नल सिस्टम क्यों नहीं है? मेरा जवाब था, मेरे पास था। भगवान ने मुझे यह सिस्टम दिया था। वो इसे नियंत्रित करता है, इसलिए यह त्रुटि रहित होना चाहिए। मैंने हरी रोशनी को खोजना शुरू किया। मुझे यह कहां मिल सकती थी? फिर मैंने सोचा कि अगर भगवान ने हरी रोशनियां बनाई हैं तो क्यों ना उसी से पूछा जाए, और मैंने यही किया। हर सुबह प्रार्थना करके अब मैं उस दिन के लिए अपनी हरी रोशनी देख लेता हूं। कभी कभार मुझे पीली रोशनी दिख जाती है जो मुझे धीमा कर देती है। कई बार मुझे लाल रोशनियां भी दिखती हैं जो मेरे टूटने से पहले ही मुझे रोक देती हैं। 2 साल पहले की इस खोज के बाद मेरी चिंताएं समाप्त हो गईं। इन 2 वर्षों के दौरान
मैंने लगभग 700 हरी रोशनियां देखी और जीवन की मेरी यात्रा बहुत आसान रही, क्योंकि मैं ये चिंता नहीं कर रहा था कि अगली रोशनी का रंग क्या होगा। चाहे ये रोशनी किसी भी रंग की हो, मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। जोसेफ एम कॉटर। उधार समय से 45 वर्ष जीना। जॉन डी रॉकफेलर सीनियर ने 33 साल की उम्र में अपने पहले 10 लाख इकट्ठे किए। 43 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मोनोपोली बनाई, महान स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। परंतु 53 साल की उम्र में वो कहां थे? 53 साल की उम्र में चिंता ने उन्हें हरा दिया। चिंता और अति तनाव की जीवन शैली ने उनकी सेहत बिगाड़ दी। 53 साल की उम्र में वो किसी मम्मी की तरह दिखते थे, जैसा उनकी जीवनी लिखने वाले जॉन के विंकलर का कहना है। 53 साल की उम्र में रॉकफेलर पर रहस्यमयी पाचन तंत्र संबंधी बीमारियों ने हमला कर दिया, जिन्होंने उनके बाल गिरा दिए, यहां तक कि उनकी भौहों और पलकों के बाल भी। विंकलर कहते हैं, उनकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि एक समय तो जॉन डी को इंसान के दूध पर जिंदा रहने के लिए विवश रहना पड़ा। डॉक्टर के अनुसार उन्हें एलोपेशिया था, गंजेपन का एक रूप जो अक्सर नर्व्स के कारण शुरू होता है। वो अपने गंजे सिर की वजह से इतने अजीब दिखते थे कि उन्हें कैप पहननी पड़ती थी। बाद में उन्होंने $500 प्रति नग के हिसाब से विग बनवाई और अपने शेष जीवन में इन सफेद विगों को पहनते रहे। रॉकफेलर को प्रकृति ने लोहे जैसे शरीर का वरदान दिया था। खेत पर बड़े हुए रॉकफेलर के चौड़े कंधे थे, तना हुआ शरीर था और दृढ़ तेज चाल थी। परंतु सिर्फ 53 की उम्र में, जब ज्यादातर पुरुष शबाब पर होते हैं, उनके कंधे झुक गए और वो चलते समय लड़खड़ाने लगे। उनके एक और जीवनी लेखक जॉन टी फ्लिन कहते हैं, जब वो शीशे में देखते थे तो उन्हें एक आदमी नजर आता था। अनंत कार्य, अनंत चिंता, अपमान भरे शब्द, बिना नींद के गुजारी रातों और व्यायाम और आराम के अभाव ने अपनी कीमत वसूल कर ली, उन्हें उनके घुटनों तक झुका दिया। वो इस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, परंतु उन्हें एक ऐसी डाइट पर रहना पड़ रहा था जिसे कोई भिखारी भी हिकारत की नजरों से देखता। उस समय उनकी आमदनी $10 लाख प्रति सप्ताह थी, परंतु जितना भोजन वो एक सप्ताह में कर सकते थे, उसकी कीमत शायद $2 होगी। डॉक्टरों ने उन्हें एसिडुलेटेड दूध और कुछ पतले बिस्किट ही खाने पीने की इजाजत दी थी। उनकी त्वचा का रंग उड़ गया। ये किसी पुराने चर्मपत्र की तरह दिख रही थी जो उनकी हड्डियों पर कसकर लिपटा हुआ था। और वो 53 साल की उम्र में सिर्फ इसलिए नहीं मरे क्योंकि उन्हें वो सबसे अच्छी चिकित्सा मिली जो पैसे से खरीदी जा सकती थी। ऐसा कैसे हुआ? चिंता, सदमा, अति दबाव और अति तनाव की जीवन शैली। उन्होंने अपने आप को सचमुच कब्र के किनारे तक पहुंचा दिया। यहां तक कि 23 साल की उम्र में भी रॉकफेलर इतने संजीदा संकल्प से अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे थे कि उनके जानने वालों के अनुसार उनके चेहरे पर मुस्कान तभी आती थी जब उन्हें अच्छा फायदा मिलने की खबर सुनाई दे। जब उन्हें बड़ा फायदा होता था तो वो छोटा सा सैनिक नृत्य करते थे, अपने हेड को फर्श पर फेंकते थे और नाचने लगते थे। परंतु अगर उन्हें पैसे का नुकसान हो जाए तो वो बीमार हो जाते थे। एक बार उन्होंने ग्रेट लेक्स से $40,000 का अनाज भिजवाया। कोई बीमा नहीं, बीमे की लागत ज्यादा थी, $150। उस रात एरी लेक में जबरदस्त तूफान आया। रॉकफेलर अपने सामान के नुकसान को लेकर इतने चिंतित थे कि जब उनके पार्टनर जॉर्ज गार्डनर सुबह ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जॉन डी को फर्श पर चक्कर लगाते देखा। वो बोले, जल्दी करो, देखें कि क्या हमें अब भी बीमा मिल सकता है, बशर्ते देर न हो गई हो। गार्डनर शहर की तरफ भागा और बीमा ले लिया, परंतु जब वो ऑफिस आया तो उसने जॉन डी को पहले से भी ज्यादा तनाव की हालत में देखा। इस दौरान एक टेलीग्राम आ गया था। सामान पहुंच चुका था, उसे तूफान से कोई नुकसान नहीं हुआ था।
वो अब पहले से भी ज्यादा बीमार थे क्योंकि उनके $150 बर्बाद हो गए थे। दरअसल वो इस बारे में इतने परेशान थे कि उन्हें घर जाना पड़ा और बिस्तर पर आराम करना पड़ा। जरा सोचिए, उस वक्त उनकी फर्म साल भर में $5 लाख का सफल बिजनेस कर रही थी। फिर भी उन्होंने खुद को $150 के पीछे इतना बीमार बना लिया कि उन्हें बिस्तर पर जाना पड़ा। उनके पास खेलने या मनोरंजन के लिए जरा भी समय नहीं था। उनके पास धन कमाने और संडे स्कूल में पढ़ाने के अलावा किसी भी चीज के लिए समय नहीं था। जब उनके पार्टनर जॉर्ज गार्डनर ने 3 और लोगों के साथ मिलकर $2000 में एक सेकेंड हैंड यॉट खरीदी तो जॉन डी स्तब्ध रह गए और उन्होंने उसमें घूमने से इनकार कर दिया। गार्डनर ने उन्हें एक शनिवार की दोपहर को ऑफिस में कार्य करते देखा और उनसे आग्रह किया, चलो जॉन, हम नाव पर घूमने चलते हैं, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। बिजनेस के बारे में भूल जाओ, थोड़ा आनंद लो। रॉकफेलर ने गुस्से से घूरते हुए चेतावनी दी, जॉर्ज गार्डनर, तुम मेरे परिचितों में सबसे फिजूल खर्च इंसान हो। तुम बैंकों में अपनी क्रेडिट खराब कर रहे हो और मेरी भी। इससे पहली चीज यह होगी कि तुम सारा बिजनेस चौपट कर दोगे। नहीं, मैं तुम्हारी यॉट में नहीं जाऊंगा, मैं उसे कभी देखना भी नहीं चाहता। और वो ऑफिस में शनिवार की पूरी दोपहर कार्य करते रहे। यही आनंद का अभाव, सही नजरिए का अभाव हमें जॉन डी के पूरे बिजनेस करियर में देखने को मिलता है। बरसों बाद उन्होंने कहा, मैंने कभी भी खुद को यह याद दिलाए बिना रात को तकिए पर अपना सिर नहीं रखा कि मेरी सफलता सिर्फ अस्थायी हो सकती है। उनके पास लाखों डॉलर थे, परंतु कभी इस बात की चिंता किए बिना अपने तकिए पर अपना सिर नहीं रखा कि उनकी दौलत चली जाएगी। कोई हैरानी नहीं कि चिंता ने उनकी सेहत खराब कर दी। उनके पास मनोरंजन या खेलने तक का समय नहीं था। वो कभी थिएटर नहीं जाते थे, ताश नहीं खेलते थे, किसी पार्टी में नहीं जाते थे। जैसा मार्क हैना कहते हैं, ये आदमी पैसे के पीछे पागल था। बाकी हर तरह से समझदार, परंतु पैसे के पीछे पागल। रॉकफेलर ने क्लीवलैंड ओहायो में अपने पड़ोसी के सामने एक बार स्वीकार किया कि वो चाहते हैं कि लोग उनसे प्रेम करें, मगर वो इतने भावहीन और शक्की थे कि बहुत कम लोग उन्हें पसंद करते थे। मॉर्गन ने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि वो उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने गुस्से से कहा था, मैं उस आदमी को पसंद नहीं करता, मैं उनके साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता। रॉकफेलर का अपना भाई उनसे इतनी ज्यादा नफरत करता था कि उसने अपने बच्चों के शरीर पारिवारिक कब्रिस्तान से हटवा लिए। उसने कहा, मेरा कोई भी रक्त संबंधी कभी उस जमीन में आराम नहीं करेगा जिसके मालिक जॉन डी हों। रॉकफेलर के कर्मचारी और सहयोगी उनसे बहुत डरते थे, और यही सबसे मजेदार बात है, रॉकफेलर उनसे डरते थे। इस बात से डरते थे कि वो लोग ऑफिस के बाहर बातें करेंगे और गोपनीय बातें बता देंगे। उन्हें मानवीय स्वभाव में इतना कम विश्वास था कि एक बार जब उन्होंने एक स्वतंत्र रिफाइनर के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया तो उन्होंने उस आदमी से यह वादा करवा लिया कि यह किसी को भी नहीं बताएगा, अपनी पत्नी को भी नहीं। अपना मुंह बंद करो और अपना बिजनेस चलाओ, ये उनका सूत्र वाक्य था। तभी अपनी समृद्धि के शिखर पर जब उनकी जेब में सोना उसी तरह बह रहा था जिस तरह वेसुवायस के किनारों से गर्म पीला लावा बहता है, उनका निजी संसार ढह गया। पुस्तकों और लेखकों ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के लुटेरे बैरन के युद्ध की निंदा की और रेलवे को गोपनीय रूप से दी गई रिबेट सभी प्रतिद्वंदियों का निर्मम दमन किया। पेंसिल्वेनिया के तेल क्षेत्रों में दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत जॉन डी रॉकफेलर से ही की जाती थी। उसने जिन लोगों को बर्बाद किया था, उन्होंने उसके पुतले को फांसी पर लटका दिया। उनमें से कईयों के दिल में तो यह अरमान था कि वो उसकी झुर्रीदार गर्दन के चारों तरफ रस्सी बांधकर उसे खट्टे सेब के पेड़ पर टांग दें। आग उगलते पत्र रॉकफेलर के ऑफिस में आने लगे, जिनमें उसे मारने की धमकी दी गई थी। अपने दुश्मनों के हाथों मरने से बचने के लिए उन्होंने बॉडीगार्ड रख लिए। उन्होंने नफरत के इस तूफान को नजरअंदाज करने की कोशिश की।
उन्होंने एक बार सनकीपन में कहा था, आप मुझे लात मार सकते हैं और अपमानित कर सकते हैं, बशर्ते आप मुझे अपने रास्ते पर चलने दें। पर उन्होंने आखिरकार ये जाना कि वो भी आखिर इंसान थे। वो नफरत को नहीं झेल पाए और चिंता को भी। उनकी सेहत तड़कने लगी। वो इस नए दुश्मन बीमारी से हैरान थे और उलझन में थे जो उनके भीतर से हमला करती थी। पहले तो उन्होंने कभी कभार की बीमारी को छिपा कर रखा, अपनी बीमारी को दिमाग से निकालने की कोशिश की, परंतु अनिद्रा, अपच और बालों का झड़ना, चिंता और ब्रेकडाउन के इन सभी शारीरिक लक्षणों को नकारना संभव नहीं था। आखिरकार उनके डॉक्टरों ने उन्हें दुखद सच्चाई बता दी। वो अपना विकल्प चुन सकते थे, अपना पैसा और चिंताएं या अपना जीवन। वो रिटायर हो गए, पर रिटायर होने से पहले ही चिंता, लोभ और डर ने उनकी सेहत चौपट कर दी थी। जब अमेरिका की सबसे मशहूर महिला जीवन लेखिका ईडा टार्बेल ने उन्हें देखा तो उन्हें सदमा लगा। उन्होंने लिखा, उनके चेहरे पर भयानक बूढ़ापन था। वो मेरे द्वारा देखे गए सबसे बूढ़े आदमी थे। बूढ़े नहीं तो। रॉकफेलर उस समय जनरल मैकार्थर से कई साल छोटे होंगे जब उन्होंने फिलीपींस पर दोबारा कब्जा किया था, परंतु वो शारीरिक रूप से इतने खंडहर हो चुके थे कि ईडा टार्बेल को उन पर दया आ गई। वो उस समय अपनी साख्त पुस्तक पर कार्य कर रही थीं, जिसमें स्टैंडर्ड ऑयल और इसकी नीतियों की निंदा की गई थी। उनके पास उस आदमी से प्रेम करने का कोई कारण नहीं था जिसने इस ऑक्टोपस को बनाया था। फिर भी जब उन्होंने जॉन डी रॉकफेलर को संडे स्कूल में पढ़ाते और अपने चारों तरफ के चेहरों को उत्सुकता से टटोलते हुए देखा, मेरे मन में एक भावना आई जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी और जो समय के साथ साथ बढ़ती गई। मुझे उन पर दया आई। मुझे लगता है डर से भयानक कोई दूसरा साथी नहीं होता। जब डॉक्टरों ने रॉकफेलर के जीवन को बचाने का जिम्मा लिया तो उन्होंने 3 नियम दिए। 3 ऐसे नियम जिनका पालन उन्हें अक्षरशः करना था जीवन भर। पहला, चिंता से बचो। कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज के बारे में चिंता मत करो। दूसरा, आराम करो और खुली हवा में बहुत सा हल्का व्यायाम करो। और तीसरा, अपने खान पान पर नजर रखो। जब आप थोड़े भूखे हों, हमेशा तभी खाना बंद कर दो। जॉन डी रॉकफेलर ने इन नियमों का पालन किया और शायद इन्होंने उनका जीवन बचा लिया। वो रिटायर हो गए। उन्होंने गोल्फ खेलना सीखा। वो बागवानी करने लगे, अपने पड़ोसियों के साथ गपशप करने लगे। उन्होंने खेल खेले, उन्होंने गीत गाए। लेकिन उन्होंने कुछ और भी किया। विंकलर कहते हैं, यंत्रणा के दिनों में और अनिद्रा की रातों में जॉन डी के पास चिंतन का समय था। उन्होंने दूसरे लोगों के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया कि उन्हें कितना पैसा मिल सकता है। इसके बजाय उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि पैसा मानवीय सुख के संदर्भ में कितना कुछ खरीद सकता है। संक्षेप में, रॉकफेलर ने अब अपने लाखों डॉलर बांटना शुरू कर दिया। कई बार यह आसान नहीं था। जब उन्होंने एक चर्च को पैसे देने का प्रस्ताव रखा तो पूरे देश के चर्च गुस्से से चिल्लाने लगे, पाप की कमाई। परंतु वो लगातार बांटते रहे। उन्हें पता चला कि मिशिगन लेक के किनारे बना एक खस्ता हाल छोटा कॉलेज पैसे की कमी के कारण बंद हो रहा था, क्योंकि इसकी मॉर्टगेज फोरक्लोज हो रही थी। वो इसकी मदद के लिए आगे आए और उस कॉलेज में लाखों डॉलर लगाकर उसे आज की विश्व प्रसिद्ध शिकागो यूनिवर्सिटी में बदल दिया। उन्होंने निग्रो लोगों की मदद करने की कोशिश की। उन्होंने टस्केगी कॉलेज जैसे छोटे विश्वविद्यालयों को पैसा दिया जहां जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर के कार्य को जारी रखने के लिए पैसे की जरूरत थी। उन्होंने हुकवर्म से लड़ने में मदद की। जब हुकवर्म विशेषज्ञ डॉक्टर चार्ल्स डब्ल्यू स्टाइल्स ने कहा, 50 सेंट की दया एक आदमी को उस बीमारी से मुक्ति दिला सकती है जो दक्षिण में महामारी की तरह फैली है, पर यह 50 सेंट देगा कौन? रॉकफेलर ने दिए। उन्होंने हुकवर्म पर लाखों डॉलर खर्च किए और दक्षिण में फैली इस सबसे बड़ी बीमारी को मिटा डाला। और वो इससे भी आगे बढ़े।
उन्होंने एक महान अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की, जो दुनिया भर में बीमारी और अज्ञान से लड़ता रहे। मैं इस कार्य के बारे में भावना से बोल रहा हूं, क्योंकि शायद मैं आज रॉकफेलर फाउंडेशन की वजह से जिंदा हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं 1932 में चीन में था तो बीजिंग में हैजा फैल रहा था। चीनी किसान मधुमक्खियों की तरह मर रहे थे, परंतु इस भयानक हादसे के बीच हम रॉकफेलर मेडिकल कॉलेज तक जा पाए और इस महामारी से अपने को सुरक्षित रखने के लिए टीके लगवा पाए। चीनी लोग और विदेशी दोनों ही ये कर सके, और तभी मुझे पहली बार समझ में आया कि रॉकफेलर के करोड़ों डॉलर दुनिया के लिए क्या कर रहे थे। इतिहास में कभी भी रॉकफेलर फाउंडेशन से मिलती जुलती कोई दूसरी चीज नहीं मिलती। ये अनूठा है। रॉकफेलर जानते थे कि दुनिया में ऐसी कई अच्छी मुहिमें होंगी जो भविष्य दृष्टि व्यक्तियों द्वारा शुरू की जाएंगी। शोध की जाती हैं, कॉलेज स्थापित किए जाते हैं, डॉक्टर किसी बीमारी से लड़ने के लिए संघर्ष करते हैं, पर बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ये महान कार्य धन की कमी के कारण दम तोड़ देते हैं। उन्होंने मानवीयता के इन प्रवर्तकों की मदद करने का फैसला किया, उन पर कब्जा जमाने का नहीं, बल्कि उन्हें कुछ पैसा देने का, ताकि वो अपनी मदद खुद कर पाएं। आज आप और मैं जॉन डी रॉकफेलर को पेनिसिलिन के चमत्कारों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, और दर्जनों अन्य आविष्कारों के लिए भी जो उनके धन की मदद से किए गए। आप उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद दे सकते हैं कि आपके बच्चे अब स्पाइनल मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से नहीं मरते, जो पहले 5 में से 4 बच्चों को मार डालती थी। और आप उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं कि उनकी आंशिक मदद से हमने मलेरिया, टीबी, इन्फ्लुएंजा और डिप्थीरिया के अतिरिक्त कई अन्य बीमारियों में प्रगति कर ली है जो इस दुनिया में तबाही मचाती हैं। और रॉकफेलर के बारे में, जब उन्होंने अपना पैसा दिया तो क्या उन्हें मानसिक शांति हासिल हुई? हां, उन्हें आखिरकार संतुष्टि मिल गई। एलन नेविन्स ने कहा, अगर 1990 के बाद जनता यह सोचती थी कि वो अब भी स्टैंडर्ड ऑयल पर हो रहे हमलों के बारे में चिंता कर रहे हैं, तो जनता गलत सोच रही थी। रॉकफेलर सुखी थे, वो पूरी तरह बदल चुके थे और अब बिल्कुल चिंता नहीं करते थे। दरअसल जब उन्हें अपने कैरियर की महानतम पराजय स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा, तो उन्होंने एक रात की नींद खराब करने से भी इनकार कर दिया। ये पराजय उस समय आई जब उनके बनाए विशाल कॉरपोरेशन स्टैंडर्ड ऑयल को आदेश दिया गया कि वो इतिहास का सबसे भारी जुर्माना चुकाए। अमेरिकी सरकार के अनुसार स्टैंडर्ड ऑयल एक मोनोपोली थी, जो एंटी ट्रस्ट कानूनों की सीधी अवहेलना थी। ये युद्ध 5 साल तक चलता रहा। अमेरिका के सबसे कुशल कानूनी मस्तिष्क इस युद्ध को लगातार लड़ते रहे, जो उस समय तक इतिहास का सबसे लंबा अदालती युद्ध था। पर स्टैंडर्ड ऑयल हार गया। जब जज केनेसा माउंटेन लैंडिस ने अपना फैसला सुनाया, तो रॉकफेलर के वकील को डर था कि बूढ़े जॉन डी को इससे बहुत सदमा लगेगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो कितने बदल चुके थे। उस रात एक वकील ने जॉन डी से फोन पर बात की। उसने इस फैसले के बारे में यथासंभव नरमी और फिर चिंता से कहा, मुझे आशा है कि आप इस फैसले की वजह से विचलित नहीं होंगे मिस्टर रॉकफेलर। मुझे आशा है कि आप रात को सो सकेंगे। और बूढ़े जॉन डी वो फोन पर कड़कते हुए बोले, चिंता मत कीजिए मिस्टर जॉनसन, मैं रात को सोने का इरादा रखता हूं और आप भी इससे परेशान ना हो। गुड नाइट। ये वो आदमी कह रहा था जिसने एक बार सिर्फ इसलिए बिस्तर पकड़ लिया था क्योंकि उसने $150 गंवा दिए थे। हां, चिंता को जीतने में जॉन डी को बहुत लंबा समय लगा। वो 53 वर्ष की उम्र में मर रहे थे, पर वो 98 साल तक जिए। जॉन डी रॉकफेलर। मैं धीमी आत्महत्या कर रहा था। 6 महीने पहले तक मेरी जिंदगी तूफानी रफ्तार से चल रही थी। मैं हमेशा तनाव में रहता था, कभी आराम से नहीं बैठता था। मैं हर रात जब ऑफिस से घर लौटता था तो चिंतित और मानसिक थकान से चूर रहता था। क्यों? क्योंकि किसी ने भी मुझसे यह कभी नहीं कहा था, पॉल तुम अपनी जान ले रहे हो।
तुम थोड़े धीमे क्यों नहीं हो जाते? तुम आराम क्यों नहीं करते? मैं सुबह तेजी से उठता था, तेजी से खाता था, तेजी से दाढ़ी बनाता था, तेजी से कपड़े पहनता था और ऑफिस जाते समय इतनी तेजी से गाड़ी चलाता था जैसे मुझे ये डर हो कि अगर मैं स्टीयरिंग व्हील को कसकर नहीं पकड़ूंगा तो ये उछलकर खिड़की के बाहर चला जाएगा। मैं तेजी से कार्य करता था, तेजी से घर लौटता था और रात को तेजी से सोने की कोशिश भी करता था। मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे डेट्रॉयट के एक प्रसिद्ध नर्व विशेषज्ञ की सलाह लेने जाना पड़ा। उसने मुझे आराम से कार्य करने की सलाह दी। उसने मुझे हर समय आराम के बारे में सोचने की सलाह दी, कार्य करते समय, गाड़ी चलाते समय, खाते समय और सोने जाते समय भी। उसने मुझसे कहा कि मैं धीमी आत्महत्या कर रहा था क्योंकि मैं नहीं जानता था कि आराम कैसे किया जाए। तब से मैंने आराम का अभ्यास किया है। जब मैं रात को बिस्तर पर जाता हूं तो मैं तब तक सोने की कोशिश नहीं करता जब तक कि अपने पूरे शरीर और अपनी सांस को शांत न कर लूं। और अब जब मैं सुबह उठता हूं तो तरोताजा होता हूं, जो एक बड़ा सुधार है, क्योंकि पहले जब मैं सुबह उठता था तो थका हुआ और तनावग्रस्त होता था। मैं खाते समय और गाड़ी चलाते समय भी आराम से रहता हूं। यह सच है कि गाड़ी चलाते समय मैं चौकस रहता हूं, लेकिन अब मैं अपनी उत्तेजना की बजाय अपने दिमाग से गाड़ी चलाता हूं। मेरा ऑफिस वो सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहां मैं आराम से कार्य कर सकता हूं। दिन में कई बार मैं हर चीज छोड़ देता हूं और इस बात की जांच करता हूं कि मैं पूरी तरह आराम से हूं या नहीं। जब फोन बजता है तो मैं पहले की तरह इस पर झपटता नहीं हूं जैसे कोई मुझसे पहले ही फोन पर झपटने वाला हो, और जब कोई मुझसे बात करता है तो मैं इतने आराम से रहता हूं जैसे कोई सोता हुआ बच्चा। परिणाम, जीवन अब पहले से अधिक सुखद और आनंददायक है और मैं मानसिक थकान व मानसिक चिंता से पूरी तरह उबर चुका हूं। पॉल सैमसन। एक चमत्कार हो गया। चिंता ने मुझे पूरी तरह हरा दिया था। मेरा दिमाग दुविधाग्रस्त और परेशान था क्योंकि मेरे जीवन में आनंद का नामो निशान तक नहीं था। मेरी मानसिक स्थिति इतनी तनावग्रस्त थी कि मैं न तो रात को सो पाती थी न ही दिन को आराम कर पाती थी। मेरे 3 छोटे बच्चे अलग अलग रिश्तेदारों के यहां रहे थे। मेरे पति हाल ही में सेना से लौटे थे और वो दूसरे शहरों में कानूनी प्रैक्टिस जमाने की कोशिश कर रहे थे। मैं युद्ध के बाद सामंजस्य काल की सारी अनिश्चितताओं और असुरक्षाओं को महसूस कर रही थी। मैं अपने पति के कैरियर को खतरे में डाल रही थी, अपने बच्चों की सामान्य पारिवारिक जिंदगी के सुखद प्राकृतिक उपहार को खतरे में डाल रही थी और मैं अपने खुद के जीवन को भी खतरे में डाल रही थी। मेरे पति को घर नहीं मिल पाया और इकलौता रास्ता था कि वो घर बनाए। हर चीज मेरे ठीक होने पर निर्भर करती थी। मुझे इस बात का जितना ज्यादा एहसास हुआ और मैंने जितनी अधिक कोशिश की, मेरी असफलता का डर उतना ही भयानक होता गया। फिर मैं किसी जिम्मेदारी के लिए योजना बनाने से डरने लगी। मैंने महसूस किया कि मैं अब अपने आप पर कतई भरोसा नहीं कर सकती। मुझे लगा मैं पूरी तरह से असफल हो चुकी थी। जब सब तरफ अंधेरा था और कहीं से कोई मदद मिलती नहीं दिख रही थी, तो मेरी मां ने मेरे लिए ऐसा कुछ किया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी और हमेशा उसके लिए कृतज्ञ रहूंगी। उन्होंने मुझे लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हार मानने और अपने दिमाग पर से काबू खोने के लिए मेरी आलोचना की। उन्होंने मुझे चुनौती दी कि मैं बिस्तर से बाहर निकलूं और मेरे सामने जो था उससे जूझूं। उन्होंने कहा कि मैं स्थिति के सामने हार मान रही थी, इसका सामना करने की बजाय इससे डर रही थी, जिंदगी जीने की बजाय उससे दूर भाग रही थी। उस दिन से मैंने लड़ना शुरू कर दिया। उसी वीकेंड में मैंने अपने माता पिता से कह दिया कि वो अपने घर चले जाएं क्योंकि अब मैं अपना घर संभाल लूंगी, और मैंने वो कार्य किया जो उस समय असंभव लग रहा था। अपने 2 छोटे बच्चों को संभालने के लिए मैं अकेली रह गई थी। मैं अच्छी तरह सोई, मैंने अच्छी तरह खाना शुरू किया और मेरी मानसिक स्थिति सुधरने लगी। 1 सप्ताह बाद जब वो दोबारा मुझसे मिलने आए तो उन्होंने देखा कि मैं प्रेस करते समय गाना गा रही थी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि मैंने लड़ाई करना शुरू कर दी थी और मैं जीत रही थी।
मैं ये सबक कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगर कोई स्थिति अपराजेय लगती है तो इसका सामना करो, लड़ना शुरू करो, हार मत मानो। उस समय से मैंने अपने आप को कार्य करने के लिए विवश किया और खुद को कार्य में झोंक दिया। आखिरकार मैंने अपने बच्चों को बटोरा और अपने पति के साथ नए घर में रहने चली गई। मैंने संकल्प किया कि मैं इतनी अच्छी बनकर दिखाऊंगी कि अपने प्यारे परिवार को एक मजबूत, खुश मां प्रदान कर सकूं। मैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए और हर चीज के लिए योजनाएं बनाने में व्यस्त हो गई। सिर्फ मैंने अपने लिए ही कोई योजना नहीं बनाई। मैं इतनी व्यस्त थी कि मुझे अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। और तब जाकर असली चमत्कार हुआ। मुझ में अधिक शक्ति आती गई और मैं खुशी के एहसास के साथ जागती थी, नए दिन की योजना बनाने के सुख के साथ, जीवन के सुख के साथ। हालांकि निराशा भरे दिन उसके बाद भी कभी कभार आते थे, खासकर तब जब मैं थकी होती थी। ऐसे में मैं खुद से कहती थी कि मैं उन दिनों सोचने से बचूं और खुद से तर्क ना करूं। धीरे धीरे ऐसे दिन कम होते चले गए और आखिरकार गायब हो गए। अब 1 साल बाद मेरे पास एक बहुत सुखी, सफल पति है, एक सुंदर घर है जिसमें हर दिन 16 घंटे कार्य कर सकती हूं और 3 स्वस्थ, खुश बच्चे हैं। और मेरे लिए है मानसिक शांति। मिसेस जॉन बर्जर। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चिंता को कैसे जीता। जोसेफ प्रीस्टले को बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा लिखा गया पत्र। प्रीस्टले जब अर्ल ऑफ शेलबर्न के लिए लाइब्रेरियन बने तो उन्होंने फ्रैंकलिन से सलाह ली। फ्रैंकलिन अपने पत्र में वो तरीका बताते हैं जिसके द्वारा वो बिना चिंता किए समस्याएं सुलझाते थे। प्रिय महोदय, जिस महत्वपूर्ण प्रकरण में आपने मुझसे सलाह मांगी है, मैं पर्याप्त जानकारी के अभाव में ये सलाह नहीं दे सकता कि आपको क्या निर्णय करना है, परंतु अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप निर्णय कैसे करें। जब ऐसे कठिन प्रकरण आते हैं तो उनके कठिन होने का मुख्य कारण यह होता है कि हालांकि हम उन पर विचार करते हैं, परंतु पक्ष और विपक्ष के कारण हमारे मस्तिष्क में एक साथ नहीं दिखते हैं। कभी एक पहलू मौजूद रहता है तो कभी दूसरा। इसलिए अलग अलग उद्देश्य या रुचियां हावी हो जाती हैं और अनिश्चितता हमें दुविधा में डाल देती है। इससे निपटने के लिए मेरा तरीका यह है कि मैं एक कागज के बीच में एक लाइन खींचकर उसे 2 कॉलमों में बांट देता हूं। एक तरफ मैं लिखता हूं पक्ष और दूसरी तरफ विपक्ष। फिर 3 या 4 दिन के विचारों के दौरान जो विचार समय समय पर मेरे दिमाग में आते हैं, मैं उन पर अलग अलग हेडिंग डालकर संक्षिप्त संकेत लिख लेता हूं, उस कदम के पक्ष में भी और विपक्ष में भी। जब मैं अपने सामने उन सब को इस तरह इकट्ठा कर लेता हूं कि सभी बिंदु एक साथ दिख जाएं, तो मैं उनके वजन की जांच करने की कोशिश करता हूं। अगर मुझे लगता है कि पक्ष के विचार का वजन विपक्ष के विचार के वजन के बराबर है, तो मैं दोनों को काट देता हूं। अगर मुझे लगता है कि पक्ष का एक कारण विपक्ष के 2 कारणों के बराबर है, तो मैं तीनों को काट देता हूं। अगर मुझे लगता है कि विपक्ष के 2 कारण पक्ष के 3 कारणों के बराबर हैं, तो मैं 5 को काट देता हूं। और इस तरह से मैं तब तक आगे बढ़ता हूं जब तक कि मुझे यह पता न चल जाए कि पलड़ा किस तरफ झुक रहा है। और अगर 1 या 2 दिन के चिंतन के बाद भी मेरे मन में पक्ष या विपक्ष में कोई नया महत्वपूर्ण विचार नहीं आता है, तो मैं उसके अनुसार निर्णय पर पहुंच जाता हूं। हालांकि कारणों का वजन बीजगणित की मात्रा जितनी सटीकता से नहीं लिया जा सकता, फिर भी जब हर एक को अलग अलग और तुलनात्मक रीति से तौला जाता है और जब पूरे कारण मेरे सामने होते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बेहतर निर्णय कर पाता हूं। मेरे जल्दबाजी में कदम उठाने की कम संभावना होती है और दरअसल मैंने इस तरह के समीकरण से बहुत लाभ उठाया है, जिसे नैतिक या प्रूडेंशियल अलजेब्रा कहा जा सकता है। इन शुभकामनाओं के साथ कि आप सर्वश्रेष्ठ चुन सकोगे, मैं आपका प्रिय मित्र और हितैषी बेन फ्रैंकलिन। 18 दिन जब मैंने अन्न तक नहीं खाया। 3 महीने पहले मैं इतनी चिंतित थी कि 4 दिन और 4 रात तक नहीं सोई। यही नहीं,
मैंने 18 दिन तक ठोस आहार का एक निवाला भी नहीं खाया। भोजन की खुशबू से ही मुझे मितली आने लगती थी। मेरे पास शब्द भी हैं जिनके माध्यम से मैं अपने द्वारा सहन की हुई मानसिक यंत्रणा बता सकती हूं। मैं सोचती हूं कि क्या नरक उन यंत्रणाओं से बुरा हो सकता है जिनसे मैं गुजरी हूं। मुझे महसूस होता था जैसे मैं पागल हो जाऊंगी या मर जाऊंगी। मैं जानती थी कि जिस तरह से मैं जी रही थी उस तरह से मैं ज्यादा समय तक नहीं जी सकती थी। मेरे जीवन का निर्णायक मोड़ उस दिन आया जब मुझे इस पुस्तक की एडवांस कॉपी दी गई। सच कहा जाए तो आखिरी 3 महीनों के दौरान मैं इस पुस्तक के सहारे जिंदा रही हूं। मैंने इसका हर पृष्ठ पढ़ा है और जीवन जीने का नया तरीका खोजने की भीषण कोशिश भी की है। मेरे मानसिक नजरिए और भावनात्मक स्थिरता में जो बदलाव आया वो अविश्वसनीय है। अब मैं हर गुजरते दिन के युद्ध को सहन कर सकती हूं। मुझे अब एहसास है कि पहले मैं आज की समस्याओं की वजह से आधी पागल नहीं होती थी, बल्कि कल हो चुकी घटनाओं पर चिंतित होकर या कल होने वाली घटना के डर को लेकर आधी पागल होती थी। पर अब जब मैं अपने आप को किसी बात पर चिंतित होते देखती हूं तो तत्काल ठहर जाती हूं और इस पुस्तक के अध्ययन से सीखे 7 सिद्धांत आजमाने लगती हूं। अगर मुझे आज किए जाने वाले किसी कार्य की चिंता या तनाव होता है तो मैं व्यस्त हो जाती हूं और उस कार्य को तत्काल करके अपने मन से वो चिंता बाहर निकाल देती हूं। जब मुझे उस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्होंने मुझे आधा पागल कर दिया था, तो मैं शांति से उन 3 कदमों का प्रयोग करती हूं जो खंड 1 के अध्याय 2 में दिए गए हैं। पहले तो मैं खुद से पूछती हूं कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। दूसरे, मैं इसे मानसिक रूप से स्वीकार करने की कोशिश करती हूं। तीसरे, मैं समस्या पर ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करती हूं और देखती हूं कि मैं किस तरह उस बुरे से बुरे को सुधार सकती हूं जिसे मैंने पहले ही स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है, अगर मुझे ये करना ही पड़े। जब मैं अपने आप को किसी ऐसी बात को लेकर चिंतित पाती हूं जिसे मैं नहीं बदल सकती और स्वीकार नहीं करना चाहती, तो मैं ठहर जाती हूं और ये छोटी प्रार्थना दोहराती हूं। हे भगवान, मुझे शांति दो चीजों को स्वीकारने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकती। जिन चीजों को मैं बदल सकती हूं उन्हें बदलने का साहस दो और दोनों के फर्क को पहचानने की बुद्धि दो। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं सचमुच एक नए और सुखद जीवन का आनंद ले रही हूं। मैं अब चिंता या तनाव द्वारा अपनी सेहत और सुख को नष्ट नहीं कर रही हूं। मैं अब रात को 9 घंटे सो सकती हूं। मैं भोजन का आनंद लेती हूं। मेरे ऊपर पड़ी चादर अब हट चुकी है। एक दरवाजा खुल चुका है। अब मैं अपने चारों तरफ की दुनिया की सुंदरता देख सकती हूं और इसका आनंद ले सकती हूं। मैं अब जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद देती हूं और इस बात के लिए भी कि उसने मुझे इस अद्भुत संसार में रहने का अवसर दिया। क्या मैं आपको यह सुझाव दे सकती हूं कि आप भी इस पुस्तक को पढ़ें, इसे अपने बिस्तर के पास रखें, उन लाइनों के नीचे निशान लगा दें जो आपकी समस्याओं से संबंधित हैं। इसका अध्ययन करें, इसका प्रयोग करें, क्योंकि यह साधारण तरीके से पढ़ी जाने वाली पुस्तक नहीं है। इसे गाइड बुक की तरह लिखा गया है जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। कैथरीन हॉलकोम फार्मर।